हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम करेक्ट चैनल। आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली टेस्ट सीरीज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। Our first question is the column of a table is referred to as. ऑप्शन है हमारे पास टपल, एट्रीब्यूट, एंटिटी एंड डिग्री। यस स्टूडेंट्स, देखिए जब हम आरडीबीएमएस में टेबल की बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास दो चीजें होती है, रो और कॉलम। रो को हम बोलते हैं टपल और कॉलम को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा एट्रीब्यूट, क्योंकि कॉलम पूछा गया, कॉलम ऑफ ए टेबल को आप क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। और रो ऑफ ए टेबल अगर पूछा जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, टपल। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। The first option is in the network model, data is represented by a collection of records and relationship among data are represented by links. This is correct. ठीक है, क्योंकि नेटवर्क मॉडल में क्या होता है कि डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं रिकॉर्ड्स की हेल्प से, और अगर हमें उनमें रिलेशनशिप दिखाना होता है तो हम एरोज कीज की हेल्प से वहां पर लिंक शो करते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड है हमारे पास इन हिरारिकल मॉडल डेटा एंड रिलेशनशिप अमंग डेटा आर रिप्रेजेंटेड बाय रिकॉर्ड्स एंड लिंक्स रिस्पेक्टिवली। हिरारिकल मॉडल में भी हम इसी तरीके से करते हैं, डेटा और रिलेशनशिप को हम रिकॉर्ड्स और लिंक की हेल्प से शो करते हैं। तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। इन हिरारिकल मॉडल द रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज ए कलेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी ग्राफ। ये ऑप्शन रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? देखिए हिरारिकल मॉडल में हम एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, और इसने क्या बता रखा है कि रिकॉर्ड को हम ऑर्गेनाइज किस वे में करते हैं, ग्राफ्स की हेल्प से। तो ये ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट है। ठीक है, हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है इन नेटवर्क मॉडल रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज एज ए कलेक्शन ऑफ ट्रीज। ये भी इनकरेक्ट होगा, क्योंकि नेटवर्क मॉडल में रिकॉर्ड्स को हम ग्राफ की हेल्प से शो करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है उसमें इन्होंने वैल्यू जो है रिकॉर्ड्स की वो चेंज कर रखी है। जैसे नेटवर्क मॉडल में हम रिकॉर्ड्स को शो करते हैं ग्राफ की हेल्प से, और हिरारिकल मॉडल में हम रिकॉर्ड्स को शो करते हैं ट्री की हेल्प से। तो इट मीन्स कि जो हमारा थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए में आपके पास क्या क्या है, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट तो रॉन्ग है, फर्स्ट करेक्ट है हमारा, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो ए हो नहीं सकता। सेकंड हमारे पास सेकंड और थर्ड, इसमें हमारे पास क्या है, सेकंड जो ऑप्शन था वो हमारा बिल्कुल सही था, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आर इनकरेक्ट। हाँ, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, और ऑल आर करेक्ट, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि दो रॉन्ग है और दो राइट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। ईआर मॉडलिंग टेक्निक इज अ टॉप डाउन अप्रोच, अ बॉटम अप अप्रोच, लेफ्ट राइट अप्रोच और बोथ टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच। यस स्टूडेंट्स, जब ईआर डायग्राम की बात होती है तो वहां पर हमारे पास क्या होता है, लाइक एक एंटिटी होती है, ठीक है। अब इस एंटिटी का हम दूसरी एंटिटी के साथ रिलेशनशिप शो करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना इस चीज को। अब आपके पास दो एंटिटीज हो गई हैं, आपने उनका रिलेशनशिप शो कर दिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एट्रीब्यूट्स असाइन करते हैं इस तरीके से। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि हमने जो स्टार्टिंग की थी वो किससे की थी, एक एंटिटी से। अब एक एंटिटी के बाद हमने दूसरी एंटिटी सर्च की, फिर दोनों के बीच में हमने रिलेशनशिप बनाया, फिर हमने उनके एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई किया। तो इट मीन्स क्या हुआ कि ये हमारी टॉप डाउन अप्रोच है। स्टार्टिंग हमने एक से किया था, उसके बाद हम आगे बढ़ते ही गए थे, ठीक है, तो ये हमारी टॉप डाउन अप्रोच होगी। बॉटम अप अप्रोच ये हो नहीं सकती, ठीक है, लेफ्ट राइट अप्रोच कोई होती नहीं है, बोथ टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच ये फॉलो नहीं करता, ठीक है, सिर्फ ये टॉप डाउन अप्रोच को ही फॉलो करता है। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4। रिडंडेंसी इज डेंजरस एज इट इज पोटेंशियल थ्रेट ऑफ डेटा। अब देखिए ऑप्शंस क्या क्या गिवन हमारे पास,
ऑप्शन ए इंटीग्रिटी, ऑप्शन बी कंसिस्टेंसी, ऑप्शन सी सफिशिएंसी एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। ठीक है, अब देखिए रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है कि रिपीटेशन ऑफ डाटा। जब आपके पास सेम डाटा की मल्टीपल कॉपीज होती हैं तो रिडंडेंसी होती है। अब रिडंडेंसी में डेंजर्स क्या है? फर्स्ट है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मीनिंग क्या होता है कि अगर आप डेटा की डुप्लीकेट कॉपीज बना रहे हैं, ठीक है, तो जहां जहां पर भी आप डेटा स्टोर कर रहे हैं सब जगह आपका सेम फॉर्मेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नेम स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, नेम में हमारे पास एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होना चाहिए। लाइक हमारा फर्स्ट क्या हुआ है, लास्ट नेम आए, ठीक है, फिर फर्स्ट नेम आए, ठीक है, उसके बाद हमारा मिडल नेम आए। फाइन। तो अगर आप नेम को इस तरीके से स्टोर करते हैं, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडल नेम, ठीक है, तो ये आपने स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया। अगर जैसे आप मैंने बताया कि रिडंडेंसी में क्या होगा कि डेटा की मल्टीपल कॉपीज होगी, तो कहीं एक रिकॉर्ड में तो आपने स्टैंडर्ड फॉलो कर लिया, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडल नेम स्टोर करके, ठीक है, जो दूसरी प्लेसेस पर जहां आप डेटा स्टोर करने जा रहे हैं वहां पर आपने ये स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया, तो क्या किया? इसका मीनिंग होगा इंटीग्रिटी को आपने लूज किया। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? फॉर्मेट, प्रॉपर फॉर्मेट। आपको एक डेटा सेम फॉर्मेट में हर जगह मिलना चाहिए, ठीक है, लेकिन जब रिडंडेंसी होगी तो हम लोग ये मिस्टेक कर सकते हैं, तो इंटीग्रिटी हमारा सबसे बड़ा इशू होगा रिडंडेंसी के केस में। अब सेकंड बात करते हैं हम कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी का मीनिंग क्या होता है कि सेम इंफॉर्मेशन, ठीक है, सेम इंफॉर्मेशन का मीनिंग जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि अब देखिए, अब मेरा एक एड्रेस है, ठीक है, अब मैंने क्या किया, अपने प्रीवियस एड्रेस को चेंज करा लिया। अब मेरा जो रिकॉर्ड था 3 जगह है, ठीक है, क्योंकि रिडंडेंसी डेटा में 3 प्लेसेस पे मैंने मेरी इंफॉर्मेशन स्टोर है, ठीक है। अब देखिए, एक अकाउंट डिपार्टमेंट है, दूसरा हमारे पास लाइब्रेरी है और तीसरा हमारे पास स्पोर्ट्स है, ठीक है। अकाउंट डिपार्टमेंट में क्या हमारी डे टू डे एक्टिविटी होती है, तो मैंने क्या सोचा कि मैं अकाउंट डिपार्टमेंट में जाकर अपना एड्रेस चेंज करा लेती हूँ, ठीक है, लेकिन लाइब्रेरी में हम कभी कभार जाते हैं तो मैं वहां पर डेटा अपडेट कराना भूल गई। सिमिलरली स्पोर्ट्स में मेरा कोई, मतलब मैं कह सकती हूँ कि मेरा कोई, मैं रोल प्ले नहीं करती हूँ स्पोर्ट्स में, ठीक है, तो मैं वहां कभी जाती ही नहीं हूँ, तो मुझे पता ही नहीं है कि स्पोर्ट्स में भी मेरी एंट्री होगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ अकाउंट से मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन होता था, मैंने अकाउंट में डाटा चेंज करा दिया, लेकिन लाइब्रेरी में और स्पोर्ट्स में क्या है, डाटा पुराने वाला चल रहा है, पुराना एड्रेस ही चल रहा है, तो क्या हुआ, वो डेटा की इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब एक कंसिस्टेंट डेटा, एक सेम डेटा आपको हर जगह मिलना चाहिए, लेकिन डुप्लीकेसी की वजह से ये प्रॉब्लम आई। अगर एक जगह एक सेंट्रलाइज डेटा होता तो मेरा क्या था कि जैसे मैंने अकाउंट में इन्फॉर्म किया तो ऑटोमेटिकली वो जो मेरा नया एड्रेस था वो हर जगह रिफ्लेक्ट हो जाता, लेकिन रिडंडेंसी की वजह से ये रिफ्लेक्ट नहीं हो पाया, तो यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। तो रिडंडेंसी इज डेंजरस एज इट इज पोटेंशियल थ्रेट टू डेटा इन इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी। अब इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन होगा हमारा डी करेक्ट, ठीक है। इंटीग्रिटी को भी लूज करता है रिडंडेंसी और कंसिस्टेंसी को भी लूज करता है। आई होप कि आपको बेटर समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। एन एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल मैचिंग द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल इज कॉल्ड। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमारे पास 2 टेबल है, एक टेबल में हमारे पास क्या है, एक एट्रीब्यूट वहां पर प्राइमरी की है, अगर आप दूसरी टेबल में उसको यूज करते हैं तो क्या बोलते हैं हम उसको, उसी सेम एट्रीब्यूट को अगर आप दूसरी टेबल में यूज करते हैं तो हम उसे बोलते हैं एज अ फॉरेन की, आप उसे यूज कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए हमारा ठीक होगा, ठीक है। सेकेंडरी की नहीं हो सकता, कैंडिडेट की नहीं हो सकता, कंपोजिट की नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर बात पूछी गई है हमारे से प्राइमरी की, प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, ठीक है, तो वहां पर हम फॉरेन की का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। Which is one function of a database management system? Ensure usability, identifying what a user needs, deciding what to do with legacy system, and fourth option is preventing error arising while enabling multiple simultaneous use। अब देखिए,
सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हमारा डीबीएमएस का होता है वो क्या होता है कि जब साइमल्टेनियसली काफ़ी सारे यूजर्स डीबीएमएस को एक्सेस करें, ठीक है, तो उनको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है, वो जो एक्सेस करना चाहते हैं वो उनको एक्सेस हो जाए, ठीक है। लाइक आप लोगों ने भी एसक्यूएल ओरेकल की लैब्स ली होंगी, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि हम लोगों के सबके लॉगिन होते हैं, यूजर नेम और आईडी होता है, ठीक है, हम वहाँ पर एंट्री करते हैं तो हम क्या करते हैं साइमल्टेनियसली हम लोग डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, ठीक है, कुछ बिल्ट इन टेबल्स होते हैं उनको एक्सेस करते हैं, कुछ हम अपनी नई टेबल्स बनाते हैं, ठीक है, तो उनको जो मैनेज करता है तो वो कौन करता है, डीबीएमएस करता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। If a system can enforce referential integrity, then this ensure that अगर सिस्टम में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है तो इसका क्या मीनिंग है, ए रिकॉर्ड कैन नेवर कंटेन अ नल वैल्यू फॉर ए फॉरेन की एट्रीब्यूट, ए नॉन नल फॉरेन की एट्रीब्यूट ऑलवेज रेफर्स टू अनदर रिकॉर्ड, ए फॉरेन की एट्रीब्यूट्स इन अ रिकॉर्ड always refer to another record which contains null. A foreign key attribute in a record always refers to another record which does not contain null. यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, जब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की बात है तो आपको समझ आ गया होगा यहाँ पर एक प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट और एक फॉरेन की का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखिए हमारी प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की में सारी यूनिक वैल्यूज होती हैं और हम उनको नल नहीं छोड़ते हैं, तो हर एक टपल में हमारे पास एंट्रीज होती हैं, ठीक है। अब अगर आप उसी प्राइमरी की को एज अ फॉरेन की किसी दूसरी टेबल में यूज करते हैं तो क्या होता है कि फॉरेन की में आप नल वैल्यूज छोड़ सकते हैं, ठीक है, तो नल वैल्यूज की परमिशन कहाँ पर है, आपको फॉरेन की में है लेकिन प्राइमरी की में नहीं है। अब ऑप्शन एक बार दोबारा से रीड कर लेते हैं, रिकॉर्ड कैन नेवर कंटेन्स ए नल वैल्यू फॉर ए फॉरेन की एट्रीब्यूट्स। देखिए हमारा क्या हुआ यहाँ पर कि क्या बात कर रहा है कि फॉरेन की के अंदर कभी भी नल वैल्यूज नहीं होगी, नहीं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मीनिंग ये नहीं होता, ठीक है, फॉरेन की में हम नल वैल्यूज को रख सकते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग हो गया। अब सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, ए नॉन नल फॉरेन की एट्रीब्यूट ऑलवेज रेफर टू अनदर रिकॉर्ड, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि जो प्राइमरी की आपकी सॉरी ये जो फॉरेन की है, ठीक है, अगर इसमें सारी की सारी वैल्यूज आपकी नोट नल है तो जरूरी नहीं कि ये फर्दर भी किसी को रेफर करती होगी, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की, फॉरेन की एट्रीब्यूट इन अ रिकॉर्ड ऑलवेज रेफर्स टू अनदर रिकॉर्ड व्हिच कंटेन्स नल। फॉरेन की क्या होगी, जो किसी दूसरी टेबल में प्राइमरी की होगी, और प्राइमरी की होगी तो वहां पर नल वैल्यूज नहीं होंगी, तो ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन है फोर्थ, ए फॉरेन की एट्रीब्यूट इन अ रिकॉर्ड ऑलवेज रेफर्स टू अनदर रिकॉर्ड व्हिच डज नॉट कंटेन नल, ये ऑप्शन हमारा ठीक होगा क्योंकि जहां पर आपकी फॉरेन की है वो कहीं ना कहीं प्राइमरी की होगी, और प्राइमरी की क्या होगी, जिसमें कोई नल वैल्यू नहीं होगी, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली अ बेनिफिट ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट क्या होता है, परफॉर्मेंस इज इम्प्रूव्ड, इंसर्शन अनोमलीज, सिलेक्शन अनोमलीज, नंबर ऑफ टेबल इज रिड्यूस्ड। चार ऑप्शन आपके पास, देखिए परफॉर्मेंस इज इम्प्रूव्ड, नॉर्मलाइजेशन में परफॉर्मेंस की बात नहीं करते, हम इजी करते हैं उस चीज को, ठीक है। सेकेंड है आपके पास इंसर्शन अनोमली, हमारे पास तीन अनोमलीज होती है, इंसर्शन अनोमली, डिलीशन अनोमली और अपडेशन अनोमली, ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन की हेल्प से हम तीनों की तीनों अनोमलीज को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन सी क्या है, सिलेक्शन अनोमली कोई चीज नहीं होती है, अभी मैंने बताया इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन, तीन आपके पास अनोमलीज होती हैं जिनको हम नॉर्मलाइजेशन की हेल्प से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टेबल इज रिड्यूस, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनिशियली क्या होता है कि हमारे पास एक कंपोजिट टेबल होती है, उसमें जब प्रॉब्लम आती है तो हम उन टेबल्स को रिफाइन करते हैं, तो मीनिंग क्या हो रिफाइन करने का कि हमारी नंबर ऑफ टेबल्स इंक्रीज होती है, ठीक है, तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत होगा। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर इंसर्शन अनोमली को हैंडल करता ही करता नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, तीनों ही अनोमलीज को हैंडल करता, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन इंसर्शन का है, तो हमारे लिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट, ए लैक ऑफ नॉर्मलाइजेशन
कैन लीड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम, ठीक है, इंसर्शन प्रॉब्लम, डेडलॉक, लॉस्ट अपडेट और डेफर्ड अपडेट। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ऑप्शन बी है, सी है और डी है, तीनों के तीनों ऑप्शंस कहाँ पर है, ट्रांजैक्शन और कंकरेंसी मैनेजमेंट के टॉपिक है, ठीक है। वहीं पर डेडलॉक की प्रॉब्लम आती है, लॉस्ट अपडेशन, डेफर्ड अपडेशन वहीं के टॉपिक है, ठीक है। तो इंसर्शन अनोमली इंसर्शन प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो किस चीज की प्रॉब्लम आएगी, इंसर्शन की प्रॉब्लम आएगी, डिलीशन की आएगी और अपडेशन की आएगी, ठीक है। अगर आपने मेरे नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड वीडियोस अगर देखे हैं तो वहां पर मैंने बहुत अच्छे से एग्जांपल की हेल्प से बता रखा है कि इंसर्शन की प्रॉब्लम क्यों आएगी आपको नॉर्मलाइजेशन के बिना, डिलीशन की क्यों आएगी और अपडेशन की क्यों आएगी, और आप कैसे एलिमिनेट करते विद द हेल्प ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो प्लीज आप मेरे उन वीडियोस को विजिट कीजिए और अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए कि किस तरीके से ये चीज यहाँ पर हो रही है, इंसर्शन प्रॉब्लम कैसे रिमूव की जा रही है नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ईआर डायग्राम से। ईआर डायग्राम एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ एंटिटीज, attributes, relationship among entities, relationship among attributes and all of them। स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ ईआर डायग्राम के अंदर तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एक है हमारे पास एंटिटी और एक है हमारे पास यहाँ पे एट्रीब्यूट और थर्ड जो आपके पास होता है वो रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ईआर डायग्राम के मेन कंपोनेंट्स यही होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट होगा, तीनों ही ऑप्शंस यहाँ पर है, ए बी और सी आएंगे ही ईआर डायग्राम में, ठीक है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, स्पेशलाइजेशन इज अ कौन सा प्रोसेस है, एक टॉप डाउन अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। यस स्टूडेंट्स, ये मेरे से थोड़ा सा गलत हो गया है कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। और करेक्ट कैसे होगा, देखिए स्पेशलाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक ब्रॉड कैटेगरी है डॉक्टर की, ठीक है। तो मेन कहाँ से स्टार्ट किया हमने, एक डॉक्टर है, ठीक है। अब डॉक्टर का फर्दर क्या है, डिफरेंट टाइप के स्पेशलाइजेशंस होते हैं, कोई ईएनटी होता है, ईएनटी स्पेशलिस्ट होगा, कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद ये आपका मान लीजिए कोई गायनी डॉक्टर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि जो डॉक्टर है सबसे पहले तो वो डॉक्टर है, उसके बाद उसका स्पेशलाइजेशन डिसाइड होता है। तो ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, टॉप डाउन। तो प्लीज एक बार ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन सी जो है वो मेरा गलती से मार्क हो रखा है, यहाँ पर ऑप्शन ए जो है टॉप डाउन, वो प्रोसेस जो स्पेशलाइजेशन का प्रोसेस होता है टॉप डाउन ही होता है। और क्यों होता है, अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो वो डॉक्टर होगा, उसके बाद ही उसका स्पेशलाइजेशन होगा। तो ये हमारी क्या होगी, टॉप डाउन अप्रोच होगी, फाइन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट हैज रूल्स। ये स्टूडेंट्स ईआर डायग्राम से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसकी मैंने अभी सीरीज स्टार्ट कर रखी है। वीडियोस अगर आप मेरे रेगुलर चेक करते हैं तो वहां पर अब हमारा ईआर का टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट हैज रूल्स, सुपर टाइप एंड सब टाइप। बी है टोटल स्पेशलाइजेशन और पार्शियल स्पेशलाइजेशन, सी है स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन, और डी ऑप्शन ऑल ऑफ दैम। देखिए कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट के अंदर हमारे पास दो टाइप के कंस्ट्रेंट होते हैं, एक हमारा होता है टोटल, ठीक है, और एक हमारा होता है पार्शियल, ठीक है। अब टोटल के अंदर क्या होता है कि जितने भी एक रिलेशन में हमारे पास एंटिटीज होती हैं वो दूसरे रिलेशन के सारी एंटिटीज के साथ 1 to 1 का कॉम्बिनेशन होता है। कोई भी ऐसा एंटिटी नहीं मिलेगा आपको जिसका रिलेशन दूसरे एंटिटी के साथ ना हो, ठीक है। पार्शियल में क्या होगा कि कुछ एंटिटीज होंगी जिनका रिलेशन दूसरी टेबल में मिलेगा और कुछ का नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट में हमारे पास टोटल स्पेशलाइजेशन और पार्शियल स्पेशलाइजेशन होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एंटिटी टाइप ऑन विच
डैश द टाइप डिपेंड इज कॉल्ड द आइडेंटिफाइंग ओनर। आज ही हमने ये वीडियो अपलोड की है। देखिए एंटिटी टाइप हमारे पास दो टाइप की होती है, एक हमारे पास होती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी, एक होती है हमारे पास वीक एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है? जिसमें प्राइमरी की भी होती है, ठीक है। और वीक एंटिटी क्या होती है? जिसमें प्राइमरी की नहीं होती, ठीक है। तो वीक एंटिटी किस पे डिपेंड करती है? हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे। तो जब ये डिपेंड करती है वीक एंटिटी, तो हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी को कई बार ओनर एंटिटी भी बोल देते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? एंटिटी टाइप ऑन विच द वीक वीक एंटिटी टाइप डिपेंड इज कॉल्ड द आइडेंटिफाइंग ओनर, ठीक है। अब कौन सी एंटिटी है जिसको हम आइडेंटिफाइंग ओनर कहते हैं? किसकी वजह से कहते हैं? वीक एंटिटी की वजह से, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशलाइजेशन इज अ प्रोसेस टॉप डाउन, बॉटम अप, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस। तो स्पेशलाइजेशन में हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो आप इस पे फोकस कीजिएगा। अभी मैंने अब समझाया भी था उस क्वेश्चन में। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या था कि सबसे पहले तो वो क्या है, अभी जैसे डॉक्टर का एग्जांपल लिया था, अब मैं टीचर का एग्जांपल से देखती हूँ कि सबसे पहले तो एक टीचर है, ठीक है। टीचर के बाद उसका स्पेशलाइजेशन क्या है कि कोई डीबीएमएस पढ़ाता है, कोई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पढ़ाता है, कोई नेटवर्किंग पढ़ाता है। तो बेसिक क्या है? टॉप कहाँ से स्टार्ट हुआ? टीचर से स्टार्ट हुआ। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 15, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 2NF, 3NF, 4NF और 5NF। लिस्ट 2 में क्या है आपके पास? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, मल्टी वैल्यूड, कंटेन्स नो पार्शियल डिपेंडेंसी और कंटेन्स नो ज्वाइंट डिपेंडेंसी। यहाँ पर देखिए नॉर्मलाइजेशन के भी वीडियोस अगर आपने देखे हैं, मैंने अलग अलग वीडियोस बना रखे हैं 1NF, 2NF, 3NF और 20NF के लिए। तो वहां पर जब हम 2NF की बात करते थे, 2NF का क्या मीनिंग होता था कि हमें अगर कोई पार्शियल डिपेंडेंसी है तो उसको रिमूव करना है, ठीक है। 3NF का क्या होता था कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करना होता था। 4NF में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को रिमूव करते हैं और 5NF में नो ज्वाइंट डिपेंडेंसी, ठीक है। तो ये ऑप्शंस हैं। इसके अकॉर्डिंग जो 2NF है वो ऑप्शन नंबर 3 से कनेक्ट होगा। जो हमारे पास 3NF है ऑप्शन 1 से कनेक्ट होगा। 4NF है जो हमारा ऑप्शन 2 से कनेक्ट होगा और 5NF हमारा 4th ऑप्शन से कनेक्ट होगा लिस्ट 2 के। तो क्वेश्चन ये था हमारा। इस टाइप से आप इनको मैच करेंगे। हाँ, तो स्टूडेंट्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे डीपीएमएस के जो यूजुअली टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ एक बार इनका रिव्यू कर लीजिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहती थी, हर वीकेंड पर मैं आपको एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। जो टॉपिक्स मैं वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ उसी से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे हर एक टेस्ट सीरीज में हर वीकेंड पर, ठीक है। तो आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे टेलीग्राम पर ही कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपके वहाँ जल्दी से जल्दी आपके जो कमेंट्स हैं उनको रिजॉल्व कर पाऊँ। फाइन, तो ये था आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज डीपीएमएस के लिए। तो आगे भी आने वाले वीडियोस इसी तरीके से आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चंस को सर्च करके या कुछ क्वेश्चंस को बनाकर लेकर आ रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना। शेयर क्यों करना? क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो टीजीटी पीजीटी की के सपने लिए बैठे होंगे, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे दोबारा से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाली जो टेस्ट सीरीज है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।